सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज पुनः और खासकर कक्षा अष्टमी के विद्यार्थियों का। बच्चों, आपकी पुस्तक का नाम है, आप सब जानते ही हैं, रुचिरा तृतीयो भागः। और इसके आधार से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द्वितीयः पाठः, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका जो फ्रंट पेज है, मुख्य पृष्ठ है, यह इस कहानी का पूरा सार है, आप ये समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात मैंने आज तक कभी भी किसी भी बिल की या कहें गुफा की आवाज को नहीं सुना है। बच्चों, ये इस पाठ का है प्रथम भाग और इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं इस पाठ की यानी इस कहानी की विषय वस्तु को। तो सबसे पहले हम इस पाठ को प्रारंभ करें, उसके पूर्व मैं आपको कुछ ध्यान रखने के लिए कुछ चीजें बता देता हूं। आपको पूरे पाठ पढ़ते समय याद रखनी है। ध्यातव्याः बिन्दवः, कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। मैं हमेशा क्लास में भी आपसे कहता हूं, वही यहाँ कह रहा हूं कि यह है कि सबसे पहले पाठ्य पुस्तक, नोटबुक और पेंसिल, ये तीनों चीजें आप अपने साथ में रख लीजिए। और उसके बाद श्रवण व पठन अभ्यास अवश्य करें। यहाँ मैं आपको पूरा पाठ रीड करके पढ़ के सुनाऊंगा। आपको बहुत अच्छे से सुनना है और स्वयं पढ़ने का अभ्यास करना है। बार बार सुनना है, बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है, जिससे आपकी रीडिंग स्किल और लिसनिंग दोनों ही बहुत अच्छे होंगे। अगला है बच्चों, आपको लिखना क्या है। शब्दार्थ, अव्यय पद और संधि विच्छेद। मैं यहाँ पूरा पाठ जब पढ़ाऊंगा तो ये तीनों चीजें आपको बार बार बताऊंगा। तो आपको सारे संधि विच्छेद जितने भी मैं यहाँ बताऊंगा, वे अव्यय सारे यहाँ आगे क्लियर होंगे, और शब्दार्थ, ये तीनों चीजें आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है। इसके उपरांत आप बोध प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। कुछ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस हैं जो हम आपको पढ़ाते समय आप साथ में देंगे, इसलिए आप इनका अभ्यास भी साथ में करें, जिससे आपको पूरा पाठ बहुत आसानी से समझ में आ सकेगा और आपको आया है या नहीं इसका आप स्वयं एवेल्युएट भी कर सकेंगे। लीजिए, चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज आपका द्वितीयः पाठः, जिसका नाम है बिलस्य वाणी कदापि मे श्रुता। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों आज इस पाठ का परिचय। इस कहानी का जो शीर्षक है बड़ा ही रोचक है, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य अर्थात इस बिल की, वाणी माने आवाज को, न कदापि मे श्रुता, मैंने कभी भी इस बिल की आवाज को नहीं सुना। तो आपको प्रश्न होना चाहिए, बात किसने कही, किससे कही, क्यों कही। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस पाठ के अंत तक मिलेगा। तो आप अपनी रोचकता को बनाए रखिए और इस कहानी का आनंद लीजिए। बच्चों, इस भाग में आपको पढ़ाने वाला हूं कहानी के सारे शब्दार्थ, व्याकरण की दृष्टि से सभी चीजें, और आगे का भाग जो आप पढ़ेंगे उसमें होगा मात्र कहानी और उसका अनुवाद। लीजिए, हम प्रारंभ करते हैं इस पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। बच्चों, ये कहानी आपको स्पष्ट हुआ होगा, बड़े ही प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्रम से ली गई है। और ये पंचतंत्र कहानियों का सर्व प्रमुख और आप ये कहें कि आप जितनी भी कहानियां आपको पढ़ने को मिलती हैं, आपको ज्यादातर कहानियां इस पंचतंत्र ग्रंथ से ही मिलती हैं, जिसके लिखने वाले हैं विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा, जिन्होंने लिखा हुआ है। आपको अंग्रेजी में और हिंदी भाषा में भी बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। ये पंचतंत्र ग्रंथ बच्चों, आपको बताऊं कि विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुदित ग्रंथ है। इसकी कहानियां सर्वाधिक भाषाओं में अनुदित की गई हैं और सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली कहानियां भी हैं। आपने इसकी बहुत सारी कहानियां दूसरी भाषाओं में भी पढ़ी अवश्य होंगी। लीजिए, हम यहाँ पर आपको संस्कृत में, ये मूल संस्कृत में कहानी है,
वो हम यहाँ से पढ़ते हैं। इसका नाम पंचतंत्र क्यों है? क्योंकि इसमें 5 तंत्र हैं। तंत्र अर्थात खंड, जिन्हें आप इंग्लिश में कह सकते हैं चैप्टर। और इसमें गद्य और पद्य के रूप में, यानी कि आप कहें प्रोज और पोएम, यानी श्लोक भी है और उनका विवरण भी है, इस रूप में कथाएं दी गई हैं। और इनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। इन कहानियों को लिखने का उद्देश्य था, एक राजा के 4 पुत्र थे, वे पढ़ने में बहुत ही कमजोर थे, वे पढ़ना नहीं चाहते थे, कुछ सीखना नहीं चाहते थे। तो वो राजा बहुत चिंतित रहते थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तब वहां पर विष्णु शर्मा ने कहा था कि मैं आपके बच्चों को अवश्य पढ़ाऊंगा। और वे उन 4 को लेकर के गए और इन कहानियों के माध्यम से उन्हें सारी शिक्षाएं दी और वे कुछ ही समय में एक बड़े राजनीतिज्ञ और बड़े विद्वान बनकर के तैयार हुए। उन्हीं में से एक कहानी यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है। बच्चों, इस कहानी में आप व्याकरण की दृष्टि से मुख्यतया देखेंगे अव्यय प्रयोग। ये अव्यय क्या होते हैं कि वे शब्द जो लकार, लिंग, विभक्ति, वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, अव्यय कहलाते हैं। जैसे अत्र, तत्र आदि। बच्चों, कई सारे हम शब्द बनाते, वाक्य बनाते हैं, उनमें या तो शब्द रूप होते हैं, धातु रूप होते हैं। वे सारे के सारे बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते हैं। परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते। चाहे कोई भी लकार हो, कोई भी लिंग हो, उनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक वाक्य है, रामः गच्छति, या कहें बालकः गच्छति। अगर हम यहाँ एक है बालक तो बालकः, और बहुत सारे बालक कर दिए हमने बालकाः, तो गच्छति की जगह क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। तो ये दोनों ही शब्द बदल गए, परिवर्तित हो गए। पर इसके साथ में हमने लिखा हुआ था कि बालकः तत्र गच्छति, और बहुवचन में बनाएंगे बालकाः तत्र गच्छन्ति। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों ही वाक्यों में कर्ता पद और क्रियापद तो परिवर्तित हुए, पर एक शब्द परिवर्तित नहीं हुआ, तत्र। तत्र, बस इसी को हम अव्यय कहते हैं। लीजिए, इसका प्रयोग हम देखेंगे आगे, और आप पहले जितने भी ध्यातव्य बिंदु बताए गए उन्हें ध्यान रखिए और इस कहानी का आनंद लीजिए। बड़े आनंद के साथ इस रोचक कहानी का आप रसास्वादन कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। हम सबसे पहले रीड करते हैं बच्चों इस कहानी को। आप लोग बहुत आराम से सुनेंगे और फिर हम इसका मीनिंग भी देखेंगे। कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। ये हमने बच्चों इसकी रीडिंग की। अब आप यहाँ पर इस बॉक्स में देखेंगे अव्यय पद, और यहाँ इस बॉक्स में आप देखेंगे शब्दार्थ, जो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। तो लीजिए हम प्रारंभ करते हैं अब सारे शब्दों के अर्थ और इनका अव्ययों का ज्ञान। चलिए, सबसे पहले है शब्द यहाँ पर कस्मिंश्चित्। क्या शब्द है? कस्मिंश्चित्। कस्मिंश्चित् शब्द का अर्थ होता है किसी में। कस्मिंश्चित् वने अर्थात किसी वन में। कस्मिंश्चित् वने अर्थात किसी वन में। सप्तमी विभक्ति एक वचन में बना हुआ है। खरन खरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किम नाम सिंहः? खरन खरः। खरन खर एक सिंह का नाम था। प्रतिवसति स्म। प्रतिवसति, प्रतिवसति माने होता है रहता है, और उसके आगे जब स्म लगा दिया जाता है तो वही क्रिया जो वर्तमान काल की का बोध करा रही थी, वही क्रिया फिर भूतकाल का कहें या भूतकाल का बोध कराने लगती है। तो पहले वाक्य का अर्थ होगा किसी वन में खरन खर नाम का सिंह या शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण। सह अर्थात कौन? सह अर्थात यहाँ कौन है? ये एक सर्वनाम है। सह क्या है? एक सर्वनाम है। और सर्वनाम किसकी जगह पर आता है? किसी संज्ञा के स्थान पर आता है।
अभी यहाँ किस संज्ञा का यूज किया गया है? जो नाम हो किसी का, वो है खरन खरा, एक वो सिंह का नाम है। तो सह अर्थात वह माने कौन? कि खरन खरा नाम सिंह। कदाचित, कदाचित अर्थात किसी समय, किसी समय। इतस्ततः, इतस्ततः इसमें दो शब्द हैं बच्चों, देख रहे हैं आप, इतः और ततः। इसका मतलब होता है, इतस्ततः का मतलब होता है इधर और उधर, ठीक है, इधर से या उधर से, ठीक है। तो सह कदाचित किसी समय, इतस्ततः परिभ्रमण, परिभ्रमण शब्द का देखिए आप यहाँ पर, घूमते हुए। क्षुधार्थ, क्षुधा माने भूख, अर्थ माने होता है व्याकुल, यानी भूख से व्याकुल। न किंचिदपि, देखिए आप यहाँ पर ऊपर ये शब्द है यहाँ किंचित प्लस अपि, क्या बना हुआ है? किंचित प्लस अपि। इसका मतलब होता है कुछ भी, ठीक है, न अर्थात नहीं। आहारम प्राप्तवान, आहार माने भोजन, प्राप्तवान माने प्राप्त किया। आप कहानी में देखेंगे कुछ ज्यादातर जो वाक्य होते हैं वे सारे के सारे भूतकाल में बने होते हैं। मात्र पात्र जिन कथनों को कह रहा है या जिन कथनों के बारे में वो सोच रहा है, उन कथनों को छोड़कर ज्यादातर कथन आपको भूतकाल में मिलेंगे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, वह किसी समय यहाँ वहां घूमता हुआ, क्षुधार्थ अर्थात भूख से व्याकुल। न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, किंचित मात्र भी भोजन को उसने प्राप्त नहीं किया, ठीक है। ना एक अव्यय पद यहाँ आया हुआ है। आगे देखिए, ततः, ततः उसके बाद क्या हुआ? सूर्यास्त समये, ठीक है, सूर्यास्त समये। कस्मिन काले? सूर्यास्त समये, ठीक है। आप लोग जो मैं प्रश्नवाचक शब्द बोलूं उन पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सूर्यास्त समय, ठीक है। सूर्यास्त अर्थात सनसेट, सूर्य अस्त होना, इसका विलोम क्या होता है? सूर्योदय, ठीक है। तो सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एकाम कीदृशीम गुहाम दृष्ट्वा, महतीम, महतीम माने बहुत बड़ी, गुहाम, गुहा माने होता है गुफा, जिसका पर्यायवाची होगा बिल, उसे बिल भी बोलते हैं। एकाम यानी एक, महतीम गुहाम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा माने देखकर। सह अचिंतयत, सह ये किसके लिए आया है यहाँ? इस सिंह के लिए, उसने सोचा। फिर से देखिए, उसके बाद सूर्यास्त के समय में एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी सी गुफा को देखकर, सह अचिंतयत, उसने सोचा। क्या सोचा उसने? नूनम, निश्चित ही, वास्तव में, बिल्कुल डेफिनेटली, एतस्याम गुहायाम, ये गुहायाम शब्द बना है सप्तमी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में। जैसे बालिका से बनता है बालिकायाम, रमा से रमायाम, ऐसे ही बना है एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में। रात्रौ, ये रात्रि शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन बना हुआ है, रात में। कोपी, कोपी अलग अलग करेंगे दोनों शब्दों को यहाँ पर, तो होगा कहा प्लस अपि। इसका मतलब क्या होगा? कोई भी, कोई, ठीक है। उसने कहा है एतस्याम गुफा, उसने क्या सोचा? सिंह ने, नूनम निश्चित रूप से, इस गुफा में, रात्रौ माने रात को, कोई जीवः आगच्छति, प्राणी आता है, कोई जीव आता है। अतः, इसलिए, एक यहाँ अव्यय है, अत्रैव, अत्रैव में दो शब्द हैं और ये दोनों की दोनों अव्यय हैं। अत्र प्लस एव, अत्र प्लस एव, ठीक है। देखिए इनका मीनिंग, अत्र, अत्र अर्थात यहाँ, और एव माने ही। उसने क्या सोचा? इसलिए यहाँ ही, निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ माने होता है छिपना, भूत्वा माने वैसा होकर, तो निगूढ़ो भूत्वा माने हो जाएगा छिपकर। तिष्ठामि, मैं ठहरता हूं। इति, इति शब्द जब हम किसी चीज का जब अंत करते हैं वाक्य का, तो वहां हम इति का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए फिर से मीनिंग, उसने कहा अतः, इसलिए, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति,
ये पूरा उसने सोचा था। आपसे जब पूछा जाए कि सिंह किम अचिंतयत, तो जो इन्वर्टेड कॉमा है आपको उसकी पूरी बात यहाँ पर कहनी होगी। हम एक बार फिर से इसका मीनिंग देखते हैं। किसी वन में खरन खरह नाम का शेर रहता था। सह कदाचित, वह किसी समय, इतस्ततः परिभ्रमण, यहाँ वहां घूमता हुआ, क्षुधार्थः यानी भूख से व्याकुल, न किंचिदपि कुछ भी, आहारम यानी भोजन, न प्राप्तवान नहीं प्राप्त किया। ततः माने उसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, एक बड़ी सी गुफा को देखकर, सह अचिंतयत उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम, निश्चित ही इस गुफा में, रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति, रात में कोई जीव आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ या ठहरता हूँ। इस प्रकार संस्कृत में इसका मीनिंग क्या कहेंगे हम। कस्मिंचित् वने एकः खरन खरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः एकदा इतस्ततः परिभ्रमणं कुर्वन् क्षुधया व्याकुलः किंचित मात्रमपि आहारं न प्राप्तवान्। तदनन्तरं सूर्यास्त समये सः एकां महतीं गुहाम् अथवा बिलं दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, निश्चितमेव अस्यामेव गुहायां रात्रौ कोऽपि प्राणी आगच्छति, अतः अत्र एव अर्थात् अस्यां गुहायामेव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अब हम यहाँ देखेंगे इसके बोध प्रश्न। आपके सामने ऊपर पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, नीचे बोध प्रश्न यहाँ मैं दूंगा और उत्तर आपको स्वयं विचारना है, क्योंकि आपने अब पूरा पढ़ लिया है और इसी पैराग्राफ से सारे प्रश्न होंगे और आपको यहीं से उत्तर देना है। पहला प्रश्न, वने किम नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किम नाम प्रश्नवाचक शब्द को आप पीले कलर के अक्षरों से देखेंगे। किम नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। खरन खरः। किम नाम खरन खरः। उत्तर देखिए, वने खरन खरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। आगे आप बच्चों इनको विचार करें और उसके बाद आप आगे चलें। प्रश्न आए आप पॉज करें, एक बार इसका आंसर ढूंढें और उसके बाद आप फिर आंसर यहां देख करके चेक करें कि हाँ आपने सही आंसर ढूंढा था अथवा नहीं। ये आपके अभ्यास के लिए है, जिससे आपको संस्कृत भाषा को समझने में आसानी आएगी। अगला प्रश्न, कः क्षुधार्तः आसीत्। कः क्षुधार्तः आसीत्। कः सः क्षुधार्तः। सः अर्थात कः ये किसके लिए है, खरन खरन नाम सिंहः, अतः उत्तर क्या होगा, सिंहः क्षुधार्तः आसीत्। अगला प्रश्न, सिंहः किम न प्राप्तवान। सिंहः किम न प्राप्तवान, प्रश्नवाचक शब्द किम। सिंहः आहारम न प्राप्तवान। अगला प्रश्न, सिंहः सूर्यास्त समये किम दृष्टवान। प्रश्नवाचक शब्द किम। किम दृष्टवान। सिंहः सूर्यास्त समये गुहां दृष्टवान। किम दृष्टवान, गुहां दृष्टवान। अगला प्रश्न, अत्र सः इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर सः बहुत बार आया, एक बार दो बार, है ना। ये जो सः शब्द है ये सर्वनाम शब्द है, ये किसके लिए, कस्मै अर्थात किसके लिए, प्रयुक्तम अर्थात प्रयोग हुआ है, ये किसके लिए आया है यहाँ पर, इसकी संज्ञा कौन है, मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था, सिंहाय यानी सिंह के लिए, शेर के लिए, जो खरन खर है उसके लिए। एक और प्रश्न बड़ा सा अगर आपसे पूछूं कि सिंहः किम अचिंतयत, तो आप पूरा इन्वर्टेड कॉमा का जो वाक्य है वो उसके उत्तर में बताएंगे। तो ये आपका पहला पैराग्राफ यहाँ पर पूर्ण हुआ। हम चलते हैं अब आगे की ओर। दूसरा पैराग्राफ बच्चों, इस अनुच्छेद को भी हम पहले पढ़ेंगे और आप सब भी इसको ध्यान से सुनिए और उसके बाद हम इसका भाव देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नाम शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत्
सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टोऽस्मि नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि तत् किं करवाणि एवं विचिन्त्य। इस तरह से बच्चों हमने इसे पढ़ा। अब हम आगे इसके शब्दार्थ और इसमें आने वाले सभी अव्यय पदों को यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर एतस्मिन् अंतरे। क्या है एतस्मिन् अंतरे? अंतरे, एतस्मिन् अंतरे, अंतरे माने बीच में। ठीक है, ये अव्यय है, इसका शब्दार्थ भी लिखा हुआ है यहाँ पर, दोनों ही जगह दिया है। एतस्मिन् अंतरे, इसी के बीच में क्या हुआ? गुहायाः स्वामी। कस्याः स्वामी? गुहाया। आप प्रश्नवाचक शब्दों पर बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम सृगालः समागच्छत्। गुहायाः स्वामी कः? दधिपुच्छः। दधिपुच्छः कः आसीत्? सृगालः। सृगालः गुहाया अर्थात गुफा के। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सृगाल। ये सृगाल क्या होता है? गीदड़, जिसे आप इंग्लिश में जैकल बोलते हैं। समागच्छत्, समागच्छत् माने आ गया, यानी इसी के बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सृगाल वहां पर आ गया। सच यावत पश्यति, यह जो स है ये भी सर्वनाम है। अब ये किसके लिए आया है? यहाँ किस संज्ञा का पहले प्रयोग हुआ है? यहाँ सृगाल का यूज हुआ है। दधिपुच्छ है, ये संज्ञा है, इसकी जगह पर स आया है। तो यहाँ यदि आपसे पूछा जाए कि स ये सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? इस सृगाल अथवा दधिपुच्छ के लिए। अर्थात वह, अर्थात कौन? दधिपुच्छ यानी सृगाल। सच यावत पश्यति, च माने और, यावत, यावत माने जब तक, पश्यति यानी देखता है, तावत तब तक। आप देखिए यावत और तावत ये दोनों अव्यय हैं। ये यावत और तावत, इन दोनों का एक साथ आपको ज्यादातर जगह पर एक साथ एक ही वाक्य में प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए आप इन्हें याद रखिए। और वह यावत पश्यति जब तक देखता है, तावत सिंह पद पद्धति ही। एक ये क्या होता है सिंह पद पद्धति? सिंह माने शेर, पद माने उसके पैर, पद्धति माने उसके चिन्ह। ये दिखाई दे रहे हैं बच्चों आपको, ये देखिए आप, जहां मैं लेजर पॉइंटर से आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये है सिंह पद पद्धति यानी शेर के पद चिन्ह, शेर के पैरों के चिन्ह। गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। गुहायाम कीदृशा दृश्यते? कीदृशी दृश्यते? सिंह पद पद्धति कीदृशी दृश्यते? गुहायाम प्रविष्टा, गुफा में। गुहायाम अर्थात गुफा में, प्रविष्टा, प्रविष्टा माने अंदर जाती हुई। देखिए ये जो पद चिन्ह है आप देखेंगे, अंदर जाता हुआ और बाहर आते हुए, है ना। तो जो आगे के पंजा होता है, इसमें सारी फिंगर्स होती हैं, टो होता है, वो आगे रहते हैं, तो ये सारे इसमें आगे हैं। इसका मतलब है अंदर जाते हुए वे पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। प्रविष्टा दृश्यते। न च बहिरागता। बहिरागता शब्द में हम अलग अलग करेंगे, बहि प्लस आगता। बहि माने बहि अर्थात बाहर, आगता माने आई हुई। ठीक है, ये बहि माने बाहर, आगता माने बाहर, आई हुई। देखिए आप इसका मतलब, और वह यावत जब तक, पश्यति माने देखता है, तावत सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहि आगता और बाहर आते हुए नहीं। आगे देखिए, शृगालः अचिन्तयत्। कः अचिन्तयत्? कः अचिन्तयत्? अच्छा ध्यान से सुनिए, कौन, किसने सोचा? सृगाल ने सोचा। सृगालः अचिन्तयत्, इन्वर्टेड कोमा में जितना लिखा हुआ है ये सारा का सारा उसने सोचा। किसने? सृगालः अचिन्तयत्। अहो विनष्टोऽस्मि, अरे विनष्टः अस्मि। क्या होगा इसमें संधि विच्छेद? विनष्टः माने मैं तो मारा गया, अरे मैं तो मर गया। ठीक है बच्चों, कई बार हम बोलते हैं अरे मर गया यार, क्या होगा। ऐसे ही सृगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टोऽस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम निश्चित ही। ठीक है, ये फिर से आया है यहाँ पर। अस्मिन बिले
यानी इस बिल में, इस गुफा में, ये बिल है वो गुफा का पर्यायवाची है, ठीक है। अस्मिन बिले, इस गुफा में, सिंह अस्तीति, अस्तीति से अलग अलग करेंगे हम तो क्या होगा, अस्ति प्लस इति। निश्चित ही इस बिल में, इस गुफा में सिंह है, शेर है, इति तर्कयामी, ऐसा मैं सोचता हूं। तत् किम करवाणी, तो मैं क्या करूं, एवं विचिन्त्य, ऐसा विचिन्त्य अर्थात सोचकर। इस पैराग्राफ को हम आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों। फिर से आपको बताता हूं, एतस्मिन् अंतरे, इसी के बीच में गुफा का स्वामी, उसका जो मालिक था, दधिपुच्छ नाम सृगालः समागच्छत्, दधिपुच्छ नाम का शेर वहां आया। और सच यावत पश्यति, वह जब तक देखता है, तावत सिंह पद पद्धति, तब तक शेर के पैरों की चिन्ह गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागताः, और बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते। श्रगालः अचिंतयत्, श्रगाल ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम, निश्चित ही, अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति, इस बिल में शेर है, इति तर्कयामि, ऐसा उसने सोचा। तत् किम करवाणी, एवं विचिन्त्य, ऐसा उसने सोचा। तो बच्चों आपने देखा शेर क्या सोच करके अंदर गया हुआ था, और पर एक बहुत बुद्धिमान जो श्रगाल होता है, उसने मात्र पैरों के चिन्ह देख करके क्या विचार कर लिया। समझ में आया कि अगर हम सावधान होकर के रहते हैं तो हमें कोई भी एक छोटी सी चीज हमें शिक्षा प्रदान कर सकती है, ऐसा हमें यहाँ समझ में आता है। और आगे क्या होगा ये तो हम आगे की ही क्लास में देखेंगे, पर तब तक एक बार मैं फिर से संस्कृत में इसका मीनिंग बताऊंगा और फिर इसके बोध प्रश्न देखकर हम आज की कक्षा को विराम देंगे। एतस्मिन् अंतरे, अर्थात मध्येव, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम सृगालः आगच्छत्। सः दधिपुच्छः यावत् पश्यति तावत् सिंहस्य पदानां चिह्नानि एव गुहायां प्रवेशं कुर्वन्त्यः दृश्यन्ते, न च बहिः आगताः। श्रगालः चिन्तितवान्, अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, अहो मृतोऽस्मि, निश्चितमेव अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति चिन्तयति। तत् किं करवाणि, अतः किं कर्तव्यम्, एवं विचिन्त्य। ये इसका पूरा मीनिंग हुआ। अब हम बोध प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुहायाः स्वामी कः आसीत्, कः आसीत् गुहायाः स्वामी, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रगालः आसीत्। कः आसीत्, दधिपुच्छः नाम श्रगालः आसीत्। आगे, सः कीदृशीं सिंहपद पद्धतिं पश्यति, है ना, सच यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति, कीदृशीं, कैसी थी सिंहपद पद्धति, यानी शेर के पैर किस तरह से देख रहा था। सच यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, कीदृशी दृश्यते, गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। सृगालः अचिन्तयत्, सृगालः किम अचिन्तयत्, इन्वर्टेड कॉमा का, जब कोई भी व्यक्ति या पात्र कहानी में कुछ सोच रहा होता है या कह रहा होता है तो वो बात इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होती है। जब आपसे पूछा जाए उसने क्या कहा, उसने क्या पूछा, उसने क्या सोचा, तब आप उस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई पूरी बात को उत्तर के रूप में बताते या लिखते हैं। देखिए, सृगालः किम अचिन्तयत्, उत्तर पूरा यहां से होगा। सृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, तत् किम करवाणि इति। इस तरह से उसने सोचा। तो यहाँ पर अभी तक बच्चों हमने इस कहानी के दो अनुच्छेदों के बारे में देखा, और हम आगे के बची हुई कहानी के सभी अनुच्छेदों को हम आगे की कक्षा में देखेंगे। के लिए बच्चों आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें और आप लगातार नई नई चीजें सीखते रहें। धन्यवाद।